प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर अलका आपको आज नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाऊँगी। आप आई होप आपने जो मैंने पहले जो 2 टॉपिक्स आपको पढ़ाए हैं आपने अच्छे से सुने होंगे उनको, जो ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स और दूसरा टॉपिक पढ़ाया था मैंने बायोडाइवर्सिटी ऑफ एनिमल्स। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक थे दोनों, और दोनों आपने अच्छे से सुने होंगे, अच्छे से आपको समझ भी आ गया होगा। बायोडाइवर्सिटी वाला भी बहुत इजी था, जो टॉपिक था उसमें मैंने वेरियस एस्पेक्ट्स बायोडाइवर्सिटी के बताए थे। अब चलिए आज नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम, जिसका कि वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है, और इसका नाम है जंतुओं के जीवन और उनके वातावरण से संबंधित अनुकूलताएं। आप देख रहे हैं स्क्रीन पर लिखा हुआ है अडेप्टेशंस ऑफ एनिमल्स टू देयर मोड्स ऑफ लाइफ एंड एनवायरनमेंट। नाम से ही समझ आ रहा है, अगर थोड़ी सी भी अगर इस नाम को अगर कोई पकड़े इसका मीनिंग, तो कोई भी बच्चा आराम से इसको एक बार सुन के आराम से इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर सकता है। तो चलिए इसको डिटेल में पढ़ते हैं आज। तो सभी प्राणी जो हैं वो अपने आवास अथवा वातावरण में जीवित रहने के लिए उपयुक्त होते हैं। अनुकूलन वह विशेषता है जो प्राणी को उसके आवासों में जीवित रहने के योग्य बनाती है। तो अब हम डिफरेंट टाइप्स के अनुकूलन के बारे में बात करेंगे। पहला अनुकूलन जो है वो है पैरासिटिक अडेप्टेशन, परजीवी अनुकूलता। पैरासाइट्स आपने देखा होगा बहुत 2 तरह के होते हैं, एक्टोपैरासाइट, एंडोपैरासाइट। एक्टो हमारे शरीर के बाहर रहते हैं और एंडोपैरासाइट जो है वो शरीर के अंदर होते हैं। आप 12th तक पढ़ते हुए आ रहे हैं, एक्टोपैरासाइट में फंगस, पेडिक्यूलस, मॉस्किटो, साइमेक्स के बारे में पढ़ा होगा। और एंडोपैरासाइट में भी आपने पढ़ा होगा कि हमारी माउथ, बक्कल कैविटी में, बॉडी कैविटी में, लिवर में, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में और हमारी छोटी बड़ी आंत्र में, इनमें भी पैरासाइट रहते हैं, तो वो एंडोपैरासाइट कहलाते हैं। तो एक्टोपैरासाइट या पेडिक्यूलस का नाम लिया बच्चों, समझ आ गया होगा आपको। जूं के लिए बोल रही हूँ, जूं का जो जेनेरिक नेम है वो पेडिक्यूलस है। मॉस्किटोस तो सब पता ही है, मच्छर को बोलते हैं। और साइमेक्स जो है वो खटमल को बोलते हैं, जो कि हमारी बिस्तर में, खाटों में मिलते हैं। जहाँ अगर बहुत दिन तक धूप नहीं आए और गंदगी में अगर बिस्तर पड़ा रहे तो ये खटमल उसमें हो जाया करते हैं। तो पैरासाइट्स जो हैं वो अपने से बड़े शक्तिशाली प्राणियों से फिज़िकल थोड़ा रिलेशन सा बना लेते हैं, निकट और गहरा संबंध स्थापित कर लेते हैं, और इस प्राणी के जो उत्तक से जो पोषण प्राप्त होता है उससे वो उस पर वो जीवित रहते हैं, और इस प्राणी को होस्ट कहते हैं जिस पर कि ये रहते हैं। अब मैं स्टूडेंट्स आपको स्क्रीन पर बता रही हूँ, ये जो डायग्राम है ये है सेक्युलाइना का, ये एक तरह का परजीवी है। और आर्थ्रोपोडा का जो क्रैब है मेंबर, उसमें ये रहता है। जैसे आप देख रहे हो ये शरीर के अंदर फैला हुआ है, जैसे जड़ें फैल जाती हैं ऐसे ही ये इसके हर नस नस में ये सेक्युलाइना इसमें है। बस क्रैब जिंदा रहता है, बाकी ये कुछ नहीं कर पाता क्रैब, और ये पूरा जो पैरासाइट है इसको जकड़ लेता है अच्छी तरह से, एक तरह से बीमार बना देता है। अब है हम, ये तो हुआ पैरासिटिक अडेप्टेशन। अब इसके बाद पैरासिटिक में भी आपने देखा होगा एस्केरिस, टैपवर्म में ये पाए जाते हैं, एंटामीबा मुंह में पाया जाता है। मलेरियल पैरासाइट जो है ब्लड का पैरासाइट है। अब नेक्स्ट है फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन। फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन कार्य की अनुकूलता, कार्य की अनुकूलन ये बोलते हैं इसको हिंदी में। तो इस प्रकार का जो अनुकूलन है वो प्रत्येक प्राणी में पाया जाता है। तो इसका एक जीता जागता उदाहरण है शिपवर्म। ये देख रहे हो आप, शिप के आकार का जो है प्राणी दिखाई दे रहा है, इसको टेरिडो बोलते हैं। ये मॉलस्का संघ का एक बाइवॉल्व है, द्विकपाटीय ये मेंबर है इसका, मॉलस्का का। खारे पानी में रहता है, जैसे सिप्पी होती है ना, ऐसे ही ये है। और ये अपना जो भोजन है वो एडेसिव अंग द्वारा जहाज़ों से चिपक जाता है, और अपना भोजन जो है वो इसमें जहाज़ की जो तल है इसमें बिल बनाकर रहता है, और वो लकड़ी ही इसका भोजन है। तो लकड़ी को पचाने वाले एंजाइम इसकी आहार नाल में पाए जाते हैं, और लकड़ी के जहाज़ को ये बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। लकड़ी के जहाज़ों को क्या है, उसकी जो जहाज़ का जो तला है उसको ये खोखला कर देता है, जिससे कि जहाज़ में छेद बहुत जल्दी हो जाता है। अब है रेप्टाइल, बर्ड्स और कई इंसेक्ट्स ऐसे होते हैं जो कि डेजर्ट में रहने वाले प्राणी हैं।
यूरिक एसिड ना उत्सर्जित करके ये यूरिक एसिड का उत्सर्जन करते हैं, जिससे कि इनमें जल का ह्रास जो है, जल कम खर्च हो इनका, है ना, निर्जलीकरण को रोकता है, कहने का मतलब ये है। अब है डेजर्ट एनिमल्स जो हैं वो, उनमें जो वसा की मात्रा होती है उनके खाने में वो अधिक होती है। वो अधिक खाने में मात्रा वसा की इसलिए लेते हैं कि वसा के ऑक्सीकरण से अधिक जल उत्पन्न होता है, जो कि शरीर के लिए पर्याप्त होता है। अब नेक्स्ट जो कार्य के अनुकूलन है वो है मछलियों में माइग्रेशन। पक्षियों की तरह मछलियों में भी एक आवास से दूसरे आवास में प्रवास करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। तो जैसे एंगुला फिश है, वो फ्रेश वाटर से मरीन वाटर में जाती है, नदी से समुद्र की ओर जाती है और अंडे देने के लिए जाती है ये। और इस तरह की जो हैबिट होती है फ़िश की, फ्रेश वाटर से मरीन में जाना एंगुला फ़िश का, तो ये कैटेड्रोमस प्रवृत्ति कहलाती है। कैटेड्रोमस माइग्रेशन कहते हैं इसको। और हिल्सा जो है वो समुद्र से नदी के आवास की ओर आती है, तो इससे एनाड्रोमस या एनाड्रोमस माइग्रेशन इसको बोलते हैं। तो इसी तरह से जो बर्ड्स हैं वो भी माइग्रेट होती हैं। हमारे जो केवला देव हैं वहाँ पे साइबेरिया से बर्ड्स आती हैं, तो इसी तरह से इनका माइग्रेशन होता है फिशेस का। अब नेक्स्ट जो टाइप का जो अनुकूलन है वो है व्यवहारिकी अनुकूलन, बिहेवियरल अडेप्टेशन। तो लकड़ी खाने वाला प्राणी दीमक जो है, जिसको टर्माइट बोलते हैं इंग्लिश में, या जेनरिक नेम टर्माइट है, तो दीमक की जो आहार नाल है इसमें फ्लैजिलेट्स पाए जाते हैं। ये फ्लैजिलेट्स जो हैं एक टाइप के प्रोटोजोआ हैं, जो कि इनके भोजन में जो उपस्थित लकड़ी होती है उसको पचाने में सहायता प्रदान करते हैं। और दीमक के आहार नाल का आंतरिक स्तर जो है वो गिरता रहता है, और ये लकड़ी पचाने वाले जो फ्लैजिलेट्स हैं ये शरीर से बाहर भी निकलते रहते हैं, और फिर इन्हें दोबारा से ये जो टर्माइट्स हैं वो निगल लेते हैं इस स्तर को, आंतरिक स्तर जो ये लोग बाहर निकालते हैं शरीर से उसको, और इस प्रकार पचाने हेतु फ्लैजिलेट्स पुनः प्राप्त कर लिए जाते हैं। और इस प्रकार और भी अनुकूलताएं हैं जो कि कहलाती हैं सामाजिकता, सोशलिज्म। तो ये अनुकूलन जो है एक ही प्रजाति के प्राणियों में पाई जाती है, जैसे मधुमक्खी है, इनमें पाई जाती है ये सोशलिज्म। इनमें 3 प्रकार की सामाजिक व्यवस्था होती है और वो अलग अलग कार्यों के लिए अनुकूलित होती है। क्वीन जो है वो अंडे देती है, नर अंडों को निषेचित करते हैं, और वर्कर्स जो हैं वो भोजन एकत्रित करते हैं। इसी प्रकार का सोशलिज्म वास्प और दीमक में भी पाया जाता है, और इनमें भी श्रम विभाजन होता है जिससे कि ये समूह बनाकर रहते हैं। दूसरा जो है वो है सहभोजिता या कॉमनसलिज्म। तो कॉमनसलिज्म का एक बहुत अच्छा उदाहरण है सी एनिमोन एंड हर्मिट क्रैब। ये दोनों अलग अलग जाति के हैं, लेकिन इनके मध्य संबंध है, और ये एक दूसरे को हानि नहीं पहुंचाते वरन एक दूसरे की रक्षा करते हैं। इसमें ये होता है कि हर्मिट क्रैब जो है वो कोई शंख जो होता है, पायला का खोल जिसको शंख कहते हैं, उसको ये उसके अंदर छुप जाता है, और जो सी एनिमोन है वो पायला की शेल के ऊपर लग जाता है। तो हर्मिट क्रैब को जब इधर उधर कहीं जाना होता है तो वो चलने लग जाता है, और लोग इसको शेल समझ के कोई खाता नहीं है, और ये सी एनिमोन भी बच जाता है, और हर्मिट क्रैब भी अपनी इस प्रकार से रक्षा करता है। अब है सिम्बियोसिस, सहजीवन। इसमें दोनों जातियों का फ़ायदा होता है, और इसमें जो आपने सुना होगा, बॉटनी में पढ़ा होगा कि लेग्यूमिनस जो प्लांट्स होते हैं, फलीदार जो पौधे होते हैं, उनकी जड़ों में नाइट्रोजिनस बैक्टीरिया रहते हैं। तो ये जो नाइट्रोजिनस बैक्टीरिया हैं ये एक तरह से पौधे के साथ सहजीवी के रूप में रहते हैं, और पौधे को भी क्या बनाते हैं, उसको भी उपजाऊ बनाते हैं। तो अब है पैरासिटिज्म। चौथा जो है परजीवी और परपोषी के बीच पाया जाने वाला जो संबंध है वो परजीविता कहलाता है, जिसमें एक को तो फ़ायदा होता है, दूसरों को नुकसान होता है। और ये संबंध जो है कभी आंशिक होता है, कभी स्थायी भी हो सकता है। और इसमें जो परजीवी हैं वो प्रोटोजोन भी हो सकते हैं, नेमाटोड्स भी हो सकते हैं। तो प्रोटोजोआ का तो मैंने बताया था ना, पर मलेरियन पैरासाइट है, एंटेबीबा, जियार्डिया, ये सब। और इसके अलावा और भी बहुत हैं। नेमाटोड्स में एस्केरिस वगैरह, प्लैटीहेलमिंथीज़ में टैपवर्म होते हैं, और कुछ आर्थ्रोपोड्स जैसे सेक्युलाइना जो है इस वर्ग के प्राणी इसमें परजीविता में आते हैं। तो आज जो है जो अडेप्टेशन है वो इसको और भी आगे बढ़ाएंगे हम, और इसमें ये पढ़ेंगे नेक्स्ट जो पढ़ेंगे मिमिक्री।
नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा है वो है मिमिक्री, अनुहरण जिसको बोलते हैं। तो एक अंग्रेज नेचुरलिस्ट थे, प्रकृतिवादी थे, हेनरी डब्ल्यू बेट्स नाम के। उन्होंने 1862 में मिमिक्री सिद्धांत को प्रतिपादित किया था और इन्होंने ब्राज़ील की तितलियों पर अध्ययन किया था। तो मिमिक्री जो है वो है लैटिन के मिमिकस और ग्रीक वर्ड मिमिकोस से निकला है, जिसका तात्पर्य है अनुहरण या मिमिक्री। तो बेट्स ने बताया था कि इनमें विभिन्न प्राणियों के आकार, रंग और प्रकार में समानता होती है। तो 1963 में वॉशिंगटन में संपन्न इंटरनेशनल ज़ूलॉजिकल कांग्रेस में अनुहरण को प्रतिपादित किया कि अनुहरण एक प्राणी दूसरे प्राणी के समान दिखना या प्राणी की प्राकृतिक आवास से समानता जिसमें प्राणी निवास करता है, यही अनुहरण प्राणी को सुरक्षा प्रदान करता है। कहने का मतलब ये है कि एक प्राणी दूसरे प्राणी के जैसा दिखता है लेकिन वो होता नहीं है, और वो इस तरह से सेम शक्ल के होने की वजह से वो बच जाता है। ठीक है ना। तो यही अनुहरण जो है प्राणी को क्या प्रदान करता है, सुरक्षा प्रदान करता है, उसे छिपाता है और अन्य लाभ भी प्राप्त करता है। तो ये मैं आगे समझाऊंगी तो आपको बहुत अच्छे से ये समझ आ जाएगा। अभी आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड या थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा बच्चों। तो अनुहरण जो है दो प्रकार के होते हैं, प्रोटेक्टिव मिमिक्री और अग्रेसिव। एक में तो सुरक्षा होती है और एक में वो क्या होता है, शिकार करता है। तो मैंने बताया अनुहरण दो प्रकार के होते हैं, प्रोटेक्टिव और अग्रेसिव, सुरक्षात्मक मिमिक्री और आक्रामक मिमिक्री। सुरक्षात्मक भी आगे दो भागों में डिवाइडेड है, कंसीलिंग मिमिक्री और वार्निंग मिमिक्री। कंसीलिंग का मतलब है गोपक मिमिक्री भी बोलते हैं इसको। तो इसमें जो है जंतु जो है अन्य जंतुओं का रूप धारण करके और उनके साथ छिपने का प्रयास करता है। इसमें जंतु वातावरण के अनुसार अपने शरीर का रंग बदलकर शत्रुओं से अपनी रक्षा या शिकार पकड़ने में सहायता करता है। तो इसका एक एग्जाम्पल है क्रिप्टोलिथोडस क्रैब। तो ये क्रैब जो है समुद्री क्रैब है, ये समुद्र किनारों पर पाए जाने वाले चिकने सफ़ेद पत्थर के समान लगता है ये, और इनमें ये अपनी रक्षा करता है। उन्हीं पत्थरों में ये पड़ा रहता है और लोग सोचते हैं ये पत्थर है और वो ये बच जाता है इस तरह से। और एक दूसरा क्रैब है जो शिकारी प्रवृत्ति का होता है, कार्निवोरस होता है मतलब, तो वो मृत कोरल के समान दिखाई देता है और जैसे ही कोई जंतु उसके पास आता है तो ये क्रैब उसका शिकार कर लेता है और इस व्यवहार से भी यह शिकार को आसानी से प्राप्त कर लेता है। तो कहने का मतलब ये है कि प्रोटेक्टिव मिमिक्री में वो सुरक्षा एक तो लोगों से बच जाता है, कुछ जैसे अगर मान लो कोई शिकार करने वाला होगा तो उससे बच जाएगा, अगर किसी को शिकार करना है तो वो भी कर लेता है। तो दोनों काम इनके हो जाते हैं। अब इसके अंदर मैंने आपको स्क्रीन पर दिखा रखा है, एक डंडी सा स्ट्रक्चर दिख रहा है और एक टेढ़ा सा स्ट्रक्चर है। तो वो टेढ़ा सा जो स्ट्रक्चर है वो है जियोमेट्रिड मॉथ है, उसका कैटरपिलर है ये, जियोमेट्रिड कैटरपिलर है। ये पेड़ की सूखी टहनी के जैसा लग रहा है ये, है ना। और ऐसे स्टिक इंसेक्ट्स होते हैं, पतले पतले छड़ी नुमा स्ट्रक्चर होता है, शरीर पतली कमज़ोर टांगें होती हैं, धीमी गति के कारण ये भी टहनी नुमा सा लगता है। इसके अलावा लीफ इंसेक्ट होता है, ये लीफ इंसेक्ट मैं बता रही हूँ, बिल्कुल ऐसा लगता है, ये फिल्म भी कहते हैं इसको। ये पत्ती नुमा होता है और इसके फैला हुआ शरीर जो बिल्कुल हरे रंग का होता है, तो इससे लगता है लोगों को कि ये जो है कोई पत्ता है। इसके अलावा कालीमा पैरालेक्टा इस नाम की जो बटरफ्लाई होती है, जब ये बैठती है वृक्षों पे तो अभी आपने देखा ये बैठी हुई ऐसा लग रहा है कोई पत्ता सा, टहनी सी है सूखी सी और मुरझाई सी पत्ती के समान दिखाई देती है और ये खतरों से बच जाती है। लेकिन ये उड़ते समय ये बटरफ्लाई बहुत ही कलरफुल लगती है, नीले सफ़ेद लाल पीले बैंड्स होते हैं इसके शरीर पर और इस प्रकार से ये बच जाती है। जब बैठती है तब बिल्कुल मुरझाई पत्ती के समान लगती है ये, और इसको फिर कोई इस पर किसी की नज़र नहीं पड़ती, कहने का मतलब ये है। इसके अलावा नेक्स्ट आप देख रहे हो इसके अंदर कोई सी हॉर्स टाइप की संरचना दिख रही है, वीड्स हैं, समुद्री है ये। तो ये समुद्र में पाया जाने वाला समुद्री घोड़ा है, फाइलोप्टेरिक्स
इक्विस इसका नाम है, जेनेरिक नेम है इसका। ये पत्ती के समान दिखाई देता है और इसकी बाह्य संरचना जो है बिल्कुल ऐसी पत्ती के वाब की जैसे और तांतु से इसमें निकल रहे हैं, ऐसे लगता है जैसे कोई बेल है। और ये समुद्र में पाई जाने वाली सीवीड जो है उस पर ये बैठा रहता है और किसी को पता भी नहीं चलता कि यहाँ पे सी हॉर्स है। अब जो दूसरी टाइप की जो मिमिक्री है तो ही कंसीलिंग, गोपक मिमिक्री। अब दूसरे टाइप की जो मिमिक्री है वो है वार्निंग, ये वार्निंग देती है ना। तो ये इस प्रकार की जो मिमिक्री है इसमें जो प्राणी है वो विषैला नहीं होता लेकिन और न ही हानि पहुंचाने वाला होता है, लेकिन आक्रामक, घातक और विषैले प्राणियों की तरह व्यवहार करता है ये प्राणी, और इस तरह से अपनी शत्रु से जो है अपनी रक्षा करता है। तो ये अनुहरण जो है रंगदार सुंदर प्राणियों में पाया जाता है और ये प्राणी जो होते हैं अस्वादिष्ट और जहरीले तरह के प्रतीत होते हैं, चमकदार रंगों के। अब जैसे एलिपेडी नाम की फैमिली है, एलिपेडी फैमिली, ये रेप्टाइल्स की एक फैमिली है, सांपों की फैमिली है ये। और ये इस फैमिली के जो सांप होते हैं वो चमकदार रंगों के होते हैं। और हिट्रोडॉन नाम का एक स्नेक है जिसका सिर चपटा होता है, फुफकार मारता है और आक्रमण करने का व्यवहार इसमें पाया जाता है, जबकि ये नॉन पॉइजनस है और ये जो इसका जो व्यवहार है वो विषैले सर्प जैसा होता है और ये देखने में भी बहुत कलरफुल होता है। तो ये इस तरह से अपने आप को बचा लेता है। इसी टाइप से एक सेसिया मॉथ वास्प की तरह व्यवहार करता है और ये जो है ये बहुत सारी जो स्टिंग बीज हैं उनके समान दिखाई देता है, और लेकिन ये जो है इसमें स्टिंग नहीं होता। तो इस प्रकार ये भी बच जाता है, लोग इससे डरते हैं, लोगों को लगता है कि ये हमें डंक मार देगा, जबकि ये इसमें होता नहीं है डंक। अब नेक्स्ट जो टाइप की मिमिक्री है वो है एग्रेसिव मिमिक्री, आक्रामक अनुहरण। इस प्रकार का अनुहरण मांसाहारी प्राणियों में पाया जाता है, मांसाहारी प्राणियों में पाया जाता है। और यह जो है दो प्रकार की विविधता दर्शाता है, जैसे पहले दर्शाता था गोपक और मोहक, कंसीलिंग और एल्यूरिंग टाइप की मिमिक्री। तो गोपक जो मिमिक्री है इसमें जंतु अपने चारों ओर के वातावरण में अदृश्य होने के लिए कुछ पिगमेंट विकसित कर लेता है। जैसे अमेरिकन जो बाज है वो गिद्ध जैसा दिखने के कारण उन्हीं के साथ ही रहता है और अपना शिकार आसानी से करता है। अब एल्यूरिंग प्रकार में कुछ कीट या मकड़ी जो है वो ऑर्चिड पुष्प के समान दिखती हैं। जब कोई कीट पुष्प पर आता है तो वो उससे फिर आसानी से पकड़ लेती हैं। उस कीट को तो ये लगता है ना ये फूल है, ऑर्किड है, लेकिन वो इनफैक्ट मकड़ी होती है, स्पाइडर होती है, और वो स्पाइडर फटाक से जल्दी से उसको पकड़ लेती है उस कीड़े को। तो इन मकड़ियों का जो रंग है वो बिल्कुल जो ऑर्किड के पुष्प होते हैं, फूल होते हैं, उनके जैसा ही होता है, आकार, प्रकार और रंग, दो सब चीज़ें। तो कभी कभी कई जो बीटल्स हैं वो भी ऐसा मरने का सा नाटक करते हैं, मृत्यु का अनुहरण करते हैं। तो उससे लगता है कि प्राणी को कि ये ना है, मतलब कंकड़ की तरह गिर जाता है, मरने का नाटक करता है, तो फिर उसको छोड़ देता है, वो जो शत्रु है उसको लगता है ठीक है। अब है मिमिक्री के कारण। इसके अलावा एल्यूरिंग में और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो कि आप इसमें दे सकते हो। मिमिक्री के जो कारण हैं वो डार्विनिज्म जो थे ये मुख्य विचारक थे डार्विनिज्म के, विज़मान करके। उन्होंने नेचुरल सिलेक्शन अनुहरण का मुख्य कारण बताया था, उन्होंने, विज़मान नाम के साइंटिस्ट ने। और जितनी भी जो अभी मिमेटिक फॉर्म्स जो बताई हैं वो म्यूटेशन के कारण उत्पन्न हुई हैं। जैसे पेपिलियो फैमिली की जो बटरफ्लाई है इसमें फीमेल बटरफ्लाइज मेल जैसी दिखती हैं ये। तो अब ओरिजिन ऑफ मिमिक्री, अनुहरण की उत्पत्ति कैसे हुई, इसका विकास कैसे हुआ, ये तो नेचुरल सिलेक्शन जो है, प्राकृतिक वर्णवाद जो है, प्राणियों में पाई जाने वाली विविधता से ये जो प्राकृतिक वर्णवाद है ये प्राणियों में पाई जाने वाली विविधता से उत्पन्न हुआ है। और म्यूटेशन जो है, उत्परिवर्तन, प्राणियों में विविधताएं जो हैं वो प्रभावी जीन्स के कारण ही विकसित हुई हैं और समय के साथ ये जो है वंशागत हो गई और इसे जंतु का विशिष्ट गुण बन गई। अब है हैबिटेट एडेप्टेशन।
एक्वेटिक एडेप्टेशन जिसको बोलेंगे। सबसे पहले 2 तरह के एडेप्टेशन है एक्वेटिक में, मरीन समुद्र में पाए जाने वाले एडेप्टेशन और फ्रेश वाटर एडेप्टेशंस। आज हम इतना ही करेंगे क्योंकि ये फिर नेक्स्ट बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो आज इस टॉपिक को मैं यहीं विराम दे रही हूँ और नेक्स्ट टॉपिक फिर हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स। इसे आप प्लीज़ पढ़ें, ठीक है। थैंक्स अ लॉट।